3.5 साल उसमें ड्यूटी करेंगे, 3.5 साल के रुपए 3.5 साल में खर्च हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो अग्निपथ या अग्निवीरों से बीजेपी को, मोदी सरकार को, एनडीए को क्या लाभ होगा, क्या घाटा होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन एक तात्कालिक नुकसान क्या बिहार में एनडीए सरकार के जाने से हो सकता है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच खटास पिछले एक हफ्ते में अचानक बहुत बढ़ गई है। वैसे भी नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि जब जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब तक नीतीश पलटी मारते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जानना। देखिए 2012 में जब प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के यानी यूपीए के, हम कह सकते हैं कि मुख्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, तब नीतीश एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे बिहार में, लेकिन उन्होंने एनडीए के ऑफिशियल कैंडिडेट के बजाय प्रणब मुखर्जी को वोट दिया था राष्ट्रपति चुनाव के, और उसके बाद वो सरक लिए थे, एनडीए से आ गए थे, लालू के साथ, कांग्रेस के साथ महागठबंधन बना था। आपको याद होगा, फिर सत्ता भी हासिल की। अब 5 साल बीतते हैं, 2012 के बाद 2017 आता है। 2017 में नीतीश किसके साथ थे? लालू प्रसाद के यादव के साथ थे, यूपीए के गठबंधन। एक तरह से हम कह सकते हैं बिहार में गठबंधन था, कांग्रेस भी महागठबंधन में शामिल थी। लेकिन तब वो यूपीए के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का, तब वो कोविंद साहब का समर्थन करते हैं, जो कि राज्यपाल भी थे उस समय बिहार के, और बहाना ये बनाते हैं कि वो चाह रहे हैं कि बिहार का राज्यपाल देश का राष्ट्रपति बने। एनडीए के साथ चले जाते हैं नीतीश राष्ट्रपति के चुनाव में, और उसके बाद वो एनडीए के साथ चले जाते हैं, तेजस्वी यादव को छोड़ देते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। तो 2012 पलटी मारी, 2017 पलटी मारी, और अब आया है 2022, एक बार फिर राष्ट्रपति का चुनाव सर पर है, और लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या इस बार भी नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से बातचीत चल रही है, लालू से बातचीत चल रही है, लेकिन अंतिम दौर पर नहीं पहुंची है और कुछ ना कुछ पकने वाला है, और बहुत संभव है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही ये सब पक जाए। क्या वाकई में ऐसा है? क्या आखिर क्या पकने वाला है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ताजा विवाद क्या है। अब बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। उन्होंने बहुत बोला नीतीश कुमार के खिलाफ। देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है, 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, यह बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं, और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सुशासन बाबू को लेकर भी तंज कसा, इस बात पर भी हैरानी जताई कि पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, निष्क्रिय बनी बैठी है और लाठीचार्ज तक नहीं कर रही है। जो आंदोलनकारी हैं, जो अग्निवीर हैं, जो सड़क पर उतरे हैं, जो आगजनी से लेकर तमाम हिंसात्मक हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है राज्य सरकार उनको संरक्षण दे रही है। उल्टे बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायकों के घर पर लूटपाट हो रही है, बीजेपी के दफ्तरों पर लूटपाट हो रही है, उनको जलाया जा रहा है, वहां तोड़फोड़ की जा रही है, और अब तो सीआरपीएफ लगा दी गई है। यानी केंद्र सरकार ने भी या एनडीए ने भी कुल मिलाकर नीतीश की बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं किया, और जो बीजेपी के मुख्यालय हैं या दफ्तर हैं या बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जिन पर पहले भी हमले हुए, जिनकी पहले घेराबंदी की कोशिश की गई, तो उनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ लगाई गई। और नीतीश की तरफ से क्या कहा गया? जो लल्लन सिंह हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जायसवाल साहब का दिमागी संतुलन एक तरह से बिगड़ गया है, वो अनस्टेबल हो गए हैं, अस्थिर हो गए हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं, और देश में गुड गवर्नेंस
देव का उनको पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो इतनी कड़वी बातें, इतनी कड़वी बयानबाजी इससे पहले दोनों के बीच में नहीं दिखी। आखिर संजय जायसवाल ने जो सब कहा वो सब क्या बीजेपी के आला कमान की मंजूरी के बिना कह दिया गया होगा? क्या वो लक्ष्मण रेखा जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए किसी भी गठबंधन में, जो उन्होंने क्रॉस की एक तरह से और सीधे सीधे नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला किया, क्या इसके पीछे ऊपर का इशारा नहीं होगा? क्या ऊपर से सहमति नहीं होगी, मौन सहमति नहीं होगी? तो इसका मतलब क्या निकलता है? फिर नीतीश भी कहां चूकने वाले थे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इतिहास बदला जाएगा, इतिहास नए सिरे से लिखा जाएगा। तो नीतीश ने तंज के साथ कि भाई इतिहास तो इतिहास होता है, जो बीत गया सो बीत गया, जिस रूप में बीत गया उसको आप कैसे बदल सकते हैं, उसको हिस्ट्री कैसे चेंज की जा सकती है, ये इनका कहना था। तो कुल मिलाकर इस बहाने एनडीए की सरकार जो इतिहास में और किताबों में, इंडियन एक्सप्रेस में पिछले 2 दिन से एक सीरीज भी चल रही है कि एनसीईआरटी के किताबों में बदलाव करने की कोशिशें हो रही है, सिलेबस को बदलने की, इतिहास को नए सिरे से इंटरप्रेट करने की, तो उन सब के खिलाफ एक तरह से नीतीश ने अपना मत जाहिर कर दिया। इससे पहले जातीय जनगणना यानी ओबीसी की जनगणना के मामले में उन्होंने कड़ा रुख अपनाया था, बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया था। उससे पहले सीएए उन्होंने कहा था कि बिहार में लागू नहीं होगा। आपको ध्यान होगा कि बुलडोजर जब यूपी में चले, मध्य प्रदेश में चले, जब नीतीश से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में कोई बुलडोजर चलने वाला नहीं है, बिहार में वो बुलडोजर चलाने की कोई इजाजत देने वाले नहीं है। इससे पहले धर्मांतरण का जो कानून यूपी सरकार माफ कीजिएगा, यूपी सरकार लेकर आई, मध्य प्रदेश की सरकार यानी बीजेपी सरकारें लेकर आई, तो नीतीश ने कह दिया कि हमारे यहाँ धर्मांतरण कानून वानून कुछ नहीं लाया जाएगा, लव जिहाद जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो अपनी तरफ से वो कड़े तेवर दिखा चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये पोस्चरिंग है, ये नीतीश ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। नीतीश ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी पार्टी भले ही आरजेडी और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर रही हो, लेकिन वो जिसके साथ मिलते हैं उनको बहुमत तक पहुंचा देते हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। तो जिसके साथ मिलेंगे, लालू के साथ मिलेंगे, तेजस्वी के साथ मिलेंगे, तो लालू तेजस्वी को भी बहुमत तक पहुंचा देंगे। अब भूमि कपूर इंडियन एक्सप्रेस में गॉसिप कॉलम लिखती हैं और उन्होंने लिखा है कि नीतीश और तेजस्वी के बीच कुछ पक रहा है। संकेत ये दिए गए हैं कि नीतीश चाहते हैं कि 2024 तक उनका मुख्यमंत्री पद पर रहना सुनिश्चित करे तेजस्वी यादव, और उसके बाद वो जगह खाली कर देंगे अगले विधानसभा चुनाव में और दोनों मिलकर फिर चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद जाहिर तौर पर कांग्रेस भी उनके साथ होगी और उसके बाद वो ताजपोशी कर दी जाएगी लालू के बेटे तेजस्वी यादव की। क्या ऐसा कुछ पक रहा है? क्या ऐसा अंतिम तौर पर तय नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी अटक रहा है? कुछ जानकार कह रहे हैं कि नीतीश और बीजेपी के बीच में खटास कुछ इस कदर बढ़ रही है कि दोनों का अब एक साथ रहना संभव नहीं है। एक साथ वो लंबे समय तक रह नहीं पाएंगे और ऐसे में नीतीश भी समझ रहे हैं कि उन्हें कोई एक बढ़िया सा अच्छा सा बहाना चाहिए ताकि अलग हो तो सारा दोष वो बीजेपी पर डाल सके। जातीय जनगणना का एक अच्छा बहाना था, इतिहास बदलने वाला कोई बहुत बढ़िया बहाना नहीं है, लेकिन अगर ये आंदोलन चलता है लंबा, अग्निपथ अग्निवीरों वाला, तो एक अच्छा बहाना एक्सक्यूज नीतीश कुमार को मिल सकता है। और राष्ट्रपति चुनाव वैसे भी गुप्त होता है और इसमें नीतीश के जो विधायक हैं, नीतीश के जो सांसद हैं, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, वो कौन सा रुख अख्तियार करते हैं, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। बीजेपी को भी इस बात का कुछ ना कुछ एहसास है, तभी वो आम सहमति बनाने पर, बीजू जनता दल को भी अपने साथ लाने पर, जगन मोहन रेड्डी को भी अपने साथ लाने पर, अन्य छोटे दलों को भी अपने साथ लाने पर, कुछ राज्यों में जो निर्दलीय विधायक हैं, कुछ समाजवादी पार्टी या मायावती की पार्टी के इक्का दुक्का विधायक हैं, उनको अपनी पार्टी के फोल्ड में लाने की धड़ाधड़ कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में ऐसे 3 विधायक लाए भी गए हैं ताकि संख्या बल में वो मात नहीं खाएं। और नीतीश अगर राष्ट्रपति चुनाव में कुछ पलटी भी मारते हैं तो भी बीजेपी अपने राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को निकालने में, सफल बनाने में कामयाब हो जाए।
तो बीजेपी की रणनीति ये है, समझाने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल रहा होगा। पर्दे के पीछे राजनीति बहुत तेज चल रही है बिहार में, लेकिन जानकारों का कहना है कि नीतीश के लिए अब कोई लाचारी सी हो गई है कि अब इससे ज्यादा कितना वो अपमान सहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।